नमस्कार. नमस्ते. हेलो. हॅलो. वा वा वा, धनश्री मॅडम आल्या का? वा. फायनली आपण भेटतोय. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. एक मिनिट फक्त बघू हो. लोक जुडतायत. येस येस येस. नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर संजय उत्तरवार, डायरेक्टर सारेगामा कल्चरल ग्रुप नागपूर. आपणा सर्वांचं आजच्या वेबिनारमध्ये मी स्वागत करतो. सारेगामा कल्चरल ग्रुप नागपूर हा एक नागपूरचा लीडिंग म्युझिकल ग्रुप आहे आणि या ग्रुपच्या माध्यमातून इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन कल्चरल वर्ल्ड या थीमवर आम्ही वेबिनार सिरीज अरेंज केलेली आहे. कल्चरल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे नाटक आहे, डान्स आहे, ड्रामा आहे, संगीत आहे, म्युझिक आहे, सगळ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये आहे. तर आमच्या आजच्या वेबिनारचे स्पीकर आहेत पुण्याच्या प्रसिद्ध नाट्य कलावंत, टीव्ही कलाकार, फिल्म कलाकार आणि त्यांच्याबद्दल सांगायला तर खूप काही आहे माझ्याकडे. त्यांनी वकील म्हणजे शी इज ॲडव्होकेट ऑल्सो, पण त्यांनी स्वतःला पूर्णपणे या आपल्या कलेच्या क्षेत्रामध्ये झोकून दिलेलं आहे. मॅडम, स्वागत तुमचं आजच्या या वेबिनार मीटिंगमध्ये. आणि मॅडमचा ऑनलाईन ड्रामाचा आणि बराच काही दांडगा असा अनुभव आहे, बरंच काही त्यांचं काम आहे. आणि त्यांचा वेबिनार फिक्स केल्यापासून मला खूप लोकांच्या रिक्वेस्ट आल्या, लिंक करता. खूप लोक आज ऑनलाईन जॉईन पण झाले. तर आपण सर्वजण इथे आलात, मी आपणा सर्वांचं स्वागत करतो. आणि आता पोडियम आपण धनश्री मॅडमला हँडओव्हर करू. आपण धनश्री मॅडमला ऐकण्याकरता इथे जमलो. तर धनश्री मॅडम, प्लीज. मी आपलं जे वेबिनार आहे ते हिंदीत करते, कारण आम्ही हिंदी थिएटर करतो. तर मला वाटलं की हिंदी आपल्याला रिप्रेझेंट करता यावं या विचाराने. तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सारेगामापा कल्चरल ग्रुप और खासकर संजय उत्तरवार सर का, क्योंकि उन्होंने ये मौका दिया कि आप सभी के साथ में मैं रूबरू हो सकूं, क्योंकि वर्चुअल का जमाना है और समय के साथ चलना बहुत जरूरी है. तो सारेगामापा कल्चरल ग्रुप और संजय जी को बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि इस मीडियम के साथ में अब हम सबको चलना जरूरी हो गया है. तो ये पहल करने के लिए सर बहुत बहुत बधाई आपके पूरे टीम को और आपको, क्योंकि बहुत मुश्किल है लेकिन साध्य तो है, हो सकता है. तो स्वतंत्र थिएटर की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ. स्वतंत्र थिएटर पुणे में कार्यरत संस्था है और इस संस्था को अभिजीत चौधरी जो हमारे निर्देशक है, मैं खुद और युवराज शाह, इन तीनों ने मिलकर 2006 में हमने स्वतंत्र थिएटर की स्थापना की थी. जब पुणे में माहौल बिल्कुल मराठी थिएटर का हुआ करता था, तब हिंदी थिएटर इतना चलन में नहीं था पुणे में. और स्वतंत्र थिएटर के माध्यम से हम अलग अलग नाटक के प्रकार करते हैं. तो सबसे पहला जो प्रकार जो बहुत पॉपुलर है वो प्रोसेनियम थिएटर, यानी जो ऑडिटोरियम के अंदर थिएटर होता है, वो हमारा लगातार चलता ही रहता है. फिर उसमें 101 नाट्य कृतियां, जैसे जिस लाहौर नहीं देखा वो जमियाई नहीं, ये नाटक है. कबीरा खड़ा बाजार में, ये एक म्यूजिकल नाटक है. उसके साथ साथ ताजमहल का टेंडर, ये नाटक है. तो ऐसे अलग अलग नाटक हम लोग करते हैं. उसके बाद थिएटर फॉर सोसाइटी के अंतर्गत हम लोग स्ट्रीट थिएटर, स्ट्रीट प्लेस भी काफी मात्रा में करते हैं. इनफैक्ट आज तक हमने 5 से 7 हजार स्ट्रीट प्लेस किए हैं और अलग अलग जगह, जैसे IIT गुवाहाटी, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, IIT खड़गपुर, इन सारी जगहों पे हमें बतौर जज बुलाया जाता है कि हम बच्चों को गाइड करें कि स्ट्रीट थिएटर कैसे किया जा सकता है. उसके साथ साथ प्लेबैक थिएटर नाम की एक बहुत ही खूबसूरत विधा है, नाट्य प्रकार है, जो हम स्वतंत्र में करते हैं. तो क्या होता है, जो ऑडियंस हमारे सामने है वो उठती है और वो अपना
अपनी कोई भी कहानी, अपनी आप बीती हमें बताती है, और हमारे कलाकार उस कहानी को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनते हैं और महज 2 मिनट में उस कहानी का नाट्य रूपांतरण करके ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये थिएटर फॉर थेरेपी भी इसे कहा जाता है, प्लेबैक थिएटर को। उसके बाद जो एक बहुत ही सेलिब्रेटेड हमारे यहाँ पर नाट्य प्रकार हम लोग करते हैं वो है चिल्ड्रन थिएटर। तो चिल्ड्रन थिएटर में 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के आयु तक के बच्चे हमारे साथ में जुड़ते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं, उन्हें नाटक का ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है और वो है साहित्य को, भारतीय साहित्य को और नाट्य कला को एक साथ जोड़ने का। तो हमने संत तुकाराम बच्चों को लेकर हिंदी में पहली बार किए। इनफैक्ट हमने पीएल देशपांडे, पूला देशपांडे के काम पर भी नाटक बच्चों के साथ में मिलकर किया। फिर हमने रविंद्रनाथ टैगोर हुए, सुभद्रा कुमारी चौहान हुए, सुधा मूर्ति हुए, इन सबके लिटरेचर पर बेस्ड अलग अलग नाटक बच्चों के माध्यम से किए। उसके बाद जो एक और नाट्य प्रकार हम लोग करते हैं जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी थिएटर। अब कम्युनिटी थिएटर में क्या होता है कि एक विशिष्ट वर्ग या एक विशिष्ट कम्युनिटी के साथ में किया जाने वाला ये नाटक होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट हमने हाल ही में किया कम्युनिटी थिएटर का, वो ये था कि पुणे में एक हड़पसर नाम की एक जगह है जहाँ पर एक झोपड़पट्टी हमने आइडेंटिफाई की, और उस झोपड़पट्टी के लोगों के साथ हमने उनके साथ बॉन्डिंग बनाई, उनके साथ दोस्ती की, उनकी रोजमर्रा के जद्दोजहद, उनका जीवन किन जद्दोजहदों से भरा हुआ है उसके बारे में बातचीत हुई, और उन कहानियों को लेकर हमने नाटक बनाया। और ये नाटक, ये कम्युनिटी थिएटर प्रोजेक्ट जो था, ये IHMP पाचोड़, उसके बाद डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और स्वतंत्र थिएटर, इन सब लोगों ने साथ में मिलकर किया। और ये प्रयोग इतना सक्सेसफुल हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यूके के पार्लियामेंट ने हमें उनके पार्लियामेंट में आमंत्रित किया इस पूरे विधा पर भाष्य करने के लिए, क्योंकि किस प्रकार नाटक के माध्यम से, खासकर कम्युनिटी थिएटर के माध्यम से, हम लोग लोगों के प्रश्नों को आवाज दे सकते हैं। और फिर ये प्रश्न जाकर पहुंचते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स या ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए जो सवाल है, जो उसमें लॉज में सुधार होने चाहिए, या फिर माइग्रेंट्स के जुड़े हुए, माइग्रेंट से जुड़े हुए जो लॉज है उनमें क्या हो सकता है, उनके लिए क्या काम हो सकता है। तो इस प्रकार का सारा काम कम्युनिटी थिएटर में होता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि यूके के पार्लियामेंट में HR के चेयर के सामने हमें अपने ये सारे विचार रखने का मौका मिला। तो इस तरह का काम लोग स्वतंत्र थिएटर में करते हैं। तब आज का जो विषय है मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत अच्छा विषय है संजय सर। आपने नाट्य और कला क्षेत्र पर कोविड-19 का परिणाम और उसके क्या उपाय हो सकते हैं इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम इस विषय के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि कला की जरूरत क्या है, कला की क्या जरूरत हो सकती है। तो इसका उत्तर यही है कि हर एक इंसान को अभिव्यक्त करना होता है। एवरी पर्सन लाइक्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। अभी वो एक्सप्रेशन जो है, वो अभिव्यक्ति जो है, वो दार्शनिक हो सकती है, वो श्रवणात्मक हो सकती है, या फिर वो स्पर्शात्मक हो सकती है। मान लीजिए हम किसी महफिल में बैठे हैं और गायक अपना गायक प्रस्तुत कर रहा है और उसके सामने श्रोता बैठे हुए, तो जो गायक है वो गाकर अपने आप को अभिव्यक्त करता है, यानी एक्सप्रेस करता है, और जो श्रोतागण है वो उस गायक को सुनकर या उसे देखकर एक्सप्रेस होते। तो एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट, एक्सप्रेशन बहुत जरूरी हिस्सा है और वो इंसान की जरूरत भी है। तो कला का तात्पर्य यही हुआ कि वो हमारे वैचारिक, मतलब हमारे विचारों को, हमारे अनुभवों को, हमारे भावनाओं को एक सुनियोजित तरीके से अभिव्यक्त करने में मदद करता है। तो ये हुआ कला का तात्पर्य। हम सब कलाकार हैं, हम सब, मेरे ख्याल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सारेगामापा कल्चरल ग्रुप से जो लोग जुड़े, वो सब कलाकार हैं और हम इस बात से सहमत होंगे। अब जब मैं नाट्य कला की बात करती हूँ खास तौर पर, तो नाट्य कला की विशेष बात ये है कि नाट्य कला में गायन, संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि कलाएं समाहित होती है। तो चूंकि ये सारी कलाएं इसमें समाहित होती है तो इसका जो स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन है वो मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो इसीलिए नाट्य कला का एक अलग महत्व देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कलाएं एक साथ इकट्ठा होती है। उसके साथ साथ इस बात पर भी जोर देना चाहती हूँ कि नाट्य कला एक ऐसी कला है जो इंसान के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है या इंसान के अंदर कहाँ तनाव चल रहा है उसकी खोज वो करता है और उसको अभिव्यक्त करने में मदद करता है।
उसके साथ साथ नाटक जो है वो अगर हम कहें, अगर नाट्य प्रस्तुति कहीं हो रही है तो वो नाटक जो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर हम लोग नाटक ऑडिटोरियम में देखें या स्ट्रीट फॉर्म में देखें, तो वो ही सिर्फ जरूरी नहीं होता है। नाट्य कला की जो प्रोसेस है, नाटक बिठाने का जो प्रोसेस है, वो भी इसमें बहुत मायने रखता है। तो प्रोसेस और फाइनल प्रोडक्ट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि नाटक बहुत अच्छा है लेकिन प्रोसेस जो थी वो क्या कह सकते हैं, इतनी वैल्यू क्रिएटिंग, या फिर प्रोसेस पे हम ध्यान नहीं दे और सिर्फ नाटक पर ध्यान दे, ऐसा नहीं हो सकता है। नाटक तभी अच्छा होगा जब उसकी प्रोसेस बहुत खूबसूरत होगी। वेरी तो गुड, इसमें वेरी बहुत गुड। सारे एक्सपेरिमेंटेशन होता है, बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स होते हैं। ये होते होते बनते बनते बिगड़ते बिगड़ते आखिरकार नाटक तैयार होता है। तो उसकी प्रोसेस पर भी हमें ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं नाटक की, जब हम बात करते हैं तब हमें ये देखने को मिलता है कि आजकल हम बहुत मशीनीकरण बहुत हो गया है, हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। हम लोग मतलब है भी, कट थ्रोट कंपटीशन है, हम सबको अपने अपने एरियाज में प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं वो इंसानी टच, जो इंसानी फील है, जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की जो भावना है, वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। तो इस समय में नाटक क्या करता है? नाटक हमें कई स्तरों पर समृद्ध करता है, क्योंकि नाटक का मकसद ही ये है कि वो इंसान को इंसान के साथ जोड़े। अब अगर मैं नाट्य शास्त्र की बात करूं, मतलब नाट्य शास्त्र तो क्या कहे, मतलब जो 4 वेद है हमारे, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और जो 5वां वेद है वो नाट्य शास्त्र है। यानी नाटक की परंपरा हमारे यहाँ इतनी पुरानी है। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि भी लिखते हैं कि जो अल्टीमेट एम ऑफ एनी आर्ट, अगर कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट है, उसका अगर कोई अंतिम ध्येय है तो वो है रस उत्पत्ति। रस उत्पत्ति यानी क्या? जब मैं मंच पर खड़े रहकर कुछ परफॉर्म कर रही हूँ और मैं जो महसूस कर रही हूँ, अगर वही चीज दर्शक महसूस करे, तो वो ही है एक दूसरे के साथ जुड़ाव, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग। दिलों को दिलों के साथ जोड़ने का काम नाटक करता है। तो बिल्कुल, मतलब मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर, इन तीनों तौर पर नाटक हमें बहुत बहुत समृद्ध बनाता है। अब रही ये बात कि नाटक कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, मतलब शिक्षा में तो एप्लीकेबल है ही। एजुकेशन सिस्टम में अगर नाटक आ जाए, अभी आ भी रहा है धीरे धीरे, लेकिन अगर आ जाए तो बच्चों को कई बार आकलन बहुत आसानी से हो सकता है। और क्योंकि नाटक में हम लोग सिर्फ नंबर गेम या फिर किसको कितने अच्छे मार्क्स मिले या किसको कितने कम मार्क्स मिले, इसकी चर्चा ना होकर एक कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन में कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, कितना कंपैशन फील कर रहा है, कितना एम्पथाइजेशन हो रहा है, कितनी सेंसिटिविटी जागरूक हो रही है। तो इस प्रकार से शिक्षा में इसका उपयोग किया जा सकता है। और समाज में तो इसका महत्व अनन्य साधारण है ही। मतलब मुझे लगता है कि समय समय पर नाटक ने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई है। कई बार वो, मतलब एंटरटेनमेंट तो है, एंटरटेनमेंट नाटक का मूल उद्देश्य है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट ना होकर, सिर्फ एंटरटेनमेंट ना होकर, मैं कहूंगी कि वो वैल्यू क्रिएटिंग एंटरटेनमेंट बन जाता है, संस्कारात्मक एंटरटेनमेंट, संस्कारात्मक मनोरंजन ये नाटक बन जाता है। अब वो कैसे? क्योंकि अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, तो हमने जब बहुत इंटॉलरेंस की बात हो रही थी समाज में, और हम लोग बात कर रहे थे कि समाज बहुत इंटॉलरेंट हो गया है, और बहुत सारे डिबेट्स उसको लेकर चल रहे थे, बहुत सारे लोग उसको लेकर के बात कर रहे थे, तब हमने कबीरा खड़ा बाजार में नाटक करने का सोचा। और कबीर का वेरी जो गुड, वेरी थॉट गुड। है, कबीर का जो थॉट है, कबीर की जो फिलोसॉफी है, वो लोगों तक पहुंची। और मुझे नहीं पता कि, हमें नहीं पता कि कितने लोगों तक वो पहुंचा और कौन सचमुच वाकई में बदल गया। लेकिन जिस इंसान ने उस फिलोसॉफी को रियलाइज किया होगा, महसूस किया होगा, शायद वो इंसान कहेगा कि नहीं, मुझे इस से नहीं पढ़ना, मुझे इंसान से इंसान को जोड़ने का काम करना है, और मुझे अपने तौर पर देखना है कि मैं कैसे समाज में, मेरे देश में कॉन्ट्रीब्यूट करूंगी। फिर एक बहुत रोचक किस्सा है, कहानी है। जब हम कम्युनिटी थिएटर करते थे, तो कम्युनिटी थिएटर करने के लिए जिस झोपड़पट्टी में, जाहिर सी बात है झोपड़पट्टी के लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, और ऐसे अगर हमारे जैसा जो अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, ऐसा इंसान वहां चला जाए तो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं लोग। और पहले तो हमें
धमकाया उन्होंने कि आप कौन है और आप हमारे बस्ती में क्यों आना चाहते हैं, हमें पता है कि आप हमें हमारा शूटिंग करके बहुत पैसे कमाते हैं, आप क्या हमें पैसे देने वाले हैं तभी आप हमारे यहाँ आए। तो मतलब और वो ऐसे अट्टे कट्टे कि हम सब डर जाते थे उस समय पर। तब धीरे धीरे इस समझ मतलब हमने उनको समझाने की कोशिश की कि हम कलाकार हैं और हम कला से आपको जोड़ने आए हैं। और फिर धीरे 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 हम उनके का हिस्सा बन गए, उनके फैमिली का हिस्सा बन गए। और मैं आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ दिन भर आवारागर्दी करते थे, जो इतने हिंसक थे, उनके साथ में जब हमने उनकी कहानियां सुनी, उनको नाटक बनाने के लिए प्रेरित किया, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने सारे कलाकार उस जगत से निर्माण हुए हैं। आज भी वो लोग हमारे टच में है, कोई कविता लिख रहा है, कोई कहानियां लिख रहा है, कोई गाना बना रहा है। तो ये शक्ति कला की, ये शक्ति है नाटक की। तो यही सारी बातें मुझे लगता है कि नाटक को एक अलग स्थान पर ले जाती है। अब आगे के धनश्री बात मैडम, करने से पहले, हाँ सर। धनश्री मैडम, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी सर। आपकी जो एनर्जी है, जो डिलीवरी करने का स्टाइल है, बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है। हाँ, बात आपकी बात हमारे दिल तक, रूह तक पहुंच जा रही है। तो अब आपका एक्ट भी देखना चाहते हैं और आपका सुरीला आवाज भी सुनना चाहते हैं। तो अगर प्लीज आप एक थोड़ा बहुत एक वन एक्ट प्ले कर दीजिए, एक गाना गा दीजिए, फिर हम आगे सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जी सर, मैं एक छोटा सा एक प्रसंग पेश करने की कोशिश करती हूँ और उसको जोड़ते ही एक गाना है। तो हाँ, नादिरा बब्बर जी ने एक बहुत अच्छा नाटक लिखा है। राज बब्बर जो है उनकी पत्नी है और बहुत बड़ी नाट्यकर्मी है, और बहुत अच्छी और बहुत अच्छे नाटक लिखती है। तो नादिरा जी का एक नाटक है, उससे कुछ अंश पेश करने की कोशिश करती वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इरशाद, इरशाद। हूँ। सर, आप तो नमस्ते, मेरा नाम दीपा है, दीपा राय। मैं आज से 11 साल पहले पैदा हुई थी। जब मैं 3-4 महीने की अपनी अम्मा के पेट थी, तो मैंने सुना अम्मा और बाबूजी में बहस हो रही है। मतलब अस्पताल में अम्मा को जाकर ये पता लगाया जाए कि मैं लड़का हूँ या लड़की, क्योंकि अम्मा और बाबूजी को पहले से ही 2 लड़की और 1 लड़का थे। अगर चौथा बच्चा लड़की हुई तो उसे वो मार देंगे। डॉक्टर ने बताया कि लड़की ही है। तब अम्मा और बाबूजी में बहुत बहस हुई और एक बूढ़ी जैसी आवाज बीच बीच में कह रही थी, अरे क्यों अपने सर पे बोझ बढ़ा रहे हो राम शरण, अरे मैं तो कहती हूँ गिरवा दे इस लड़की को। काफी देर रात तक बातें हुई और सब सो गए, बस मैं और अम्मा ही नहीं सोए। मैंने अम्मा से अंदर से ही कहा, अम्मा मुझे जीना है, अम्मा मुझे मत मारो, मुझे बचा दो अम्मा। लेकिन अम्मा कुछ बोली नहीं, बस रोती रही, रोती रही, रोती रही। अगले दिन सुबह माँ बड़ा साहस करके बाबूजी के पास गई और बाबूजी को बोली, देखिए सुनिए, मैं इस बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ, मैं इसे मारना नहीं चाहती हूँ। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है। और और हमारी 2 बड़ी लड़कियां भी कितनी गुणी है। बाबूजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सन से माँ को थप्पड़ मारा। हरामजादी, औरत हो, औकात में रहो, पैर की जूती हो, मुझे अकल मत सिखाओ। अम्मा ने कई बार उस हालत में भी पिताजी की मार खाई थी। मेरी अम्मा मेरी अम्मा बहुत साहसी है, बहुत बहादुर है मेरी अम्मा। ऐसा क्यों कह रही हो पता है? क्योंकि 6 महीने बाद मैं पैदा हो गई। मेरे पैदा होते ही अस्पताल में सिस्टर ने मेरी दादी से कहा, माता जी मिठाई मिठाई खिलाइए, मिठाई देखिए लक्ष्मी है। तो दादी ने उस सिस्टर को चमक के डांटा और बोली, मिठाई मिठाई किस बात की, तीसरी करम जली पैदा हुई है। फिर 3-4 दिन बाद मैं अपने घर आ गई। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने देखा, मेरे भैया के लिए अलग नियम कानून, हम बहनों के लिए अलग नियम कानून। भैया को लाड प्यार और हम बहनों को डांट फटकार और मार। हमारी अम्मा
हम तीनों बहनों को रोज रात अपनी गोदी में सुलाती और गाती। चूल्हा जला दे माँ, धागा बुना दे माँ, बुनती है सपनों की केसरी। चूल्हा जला दे माँ, धागा बुना दे माँ, बुनती है सपनों की केसरी। बेटों को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेसरी। बेटों को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेसरी। जग में जन्म क्यों लेती है बेटी, जग में जन्म क्यों लेती है बेटी। हो 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 हो। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हाँ, तो हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने एक विषय पर तो बात कर ली, नाट्य और कला क्षेत्र। अब बात करते हैं कि कोविड का उस पर क्या परिणाम हुआ। तो यस, दोस्तों, वेरी गुड। ये कोविड महाशय आए तो आए, आए तो आए, और हाँ, हाँ। अपने आए तो आए, लेकिन अपने साथ एक महाभयंकर शैतान लेकर आए, और उस शैतान का नाम है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सामाजिक अंतर। अब हम लोग दिलों से दिलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम लोग सब इकट्ठा आने की बात कर रहे हैं, और एक कोविड महाशय कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम सबसे प्रथम ये हुआ कि लॉस ऑफ जॉब्स होने लगे, फाइनेंशियल चैलेंजेस आने लगे, और उसके साथ साथ मेंटेनेंस के चैलेंजेस भी। अगर मैं नाट्यकर्मी हूँ तो मेरे पास बहुत सारा सेट है, बहुत सारा सामान है, उसको मेंटेन कहाँ से किया जाए, जगह कहाँ से आएगी, मैन पावर कहाँ से आएगी, ये सारे प्रश्नों से आज आप और मैं नहीं, लेकिन तब्बल इस भारत की 2 करोड़ जनता जो कि आर्टिस्ट है, वो इस समय जूझ रही है। तो हम सब अकेले नहीं हैं, हम 2 करोड़ की संख्या में है। तो आप समझिए कि हम सब एक है इस भयंकर परिस्थिति में झगड़ रहे हैं। तो नेशनल थिएटर जो लंदन में स्थित है, और चूंकि हम लोग नेशनल थिएटर में जा चुके हैं, तो वहां पर एक चर्चा हुई, और उस चर्चा में उन्होंने बहुत हामी भरी इस बात को लेकर कि थिएटर वापस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है, जिसे हम कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। और ये जो हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, वो तो उसके बिल्कुल विपरीत है नहीं? तो थिएटर ऐसी चीज कि आपको जब समय मिले, फुर्सत मिले तो कर लिया, फुर्सत नहीं है तो छोड़ दिया। थिएटर में बार बार कहूंगी कि इंसान को इंसान से जोड़ने का काम, लोगों को एक साथ लाने का काम कर रहा है। तब ऐसे में हो ही नहीं सकता है कि थिएटर बंद हो जाए। हाँ, हो सकता है कि आगे पीछे थोड़ा सा समय चला जाए, क्योंकि बात हेल्थ की है। मतलब अगर बात कोई दूसरी होती तो अलग बात है, लेकिन हम किसी के मतलब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये विषय ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो अभी मुख्य रूप से मेरे सामने 2 चीजें आती है कि इस पर क्या रेमेडी हो सकती है, इसकी उपाय योजना क्या है। सबसे पहली उपाय योजना के बारे में भी बात करने से पहले मैं कहूंगी कि जो हम सारे कलाकारों को समझना चाहिए, जो हम सारे कलाकारों को ये बात गांठ बांधनी चाहिए कि हमें बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहना है इस समय। कोई दूसरा तीसरा आकर आपको मोटिवेट नहीं करेगा कि ऐसा करो वैसा करो। हम खुद ही अपने आप को इस वक्त मोटिवेट कर सकते हैं, और वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेंटल फिटनेस हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं चारों ओर, मतलब बहुत नेगेटिव वातावरण है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जैसे अलग अलग कलाकार डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं, और बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रहे हैं। ऐसे माहौल में हमें सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, और वो सेल्फ मोटिवेशन हमें मेंटली फिट रखेगा, क्योंकि आगे चल के हमें बहुत काम करना है। तो अगर अच्छा काम करने के लिए हमें ताकतवर बनना है, तो मान लेते हैं कि
ये समय हमें अपने आप को संभालना है, क्योंकि हम सब लोग जब हमने सोचा कि हम कलाकार बनेंगे, तब हमें किसकी भूख थी? हमें ताली की भूख थी। हम ये सोचते थे चलो देखेंगे बाद में थाली कहाँ से आएगी, लेकिन ताली मिलनी चाहिए। इस ये बात, क्योंकि हम कला से इतना प्यार करते हैं, इस बात को सोचकर हमने इस कला के फील्ड को चुना था। तो हम तालियों के भूखे हैं, और उस ताली को पाने के लिए हमें मेंटली फिट रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा वेपन है, वही सबसे बड़ा साधन है। उसके साथ साथ एक बहुत रोचक किस्सा है, मैं आपके साथ क्विकली शेयर करती हूँ। क्या हुआ था, बहुत पुराने जमाने से सिर्फ थिएटर होता था। मतलब अगर मनोरंजन का कोई साधन है तो थिएटर है। नुक्कड़ होता था, झाड़ी पट्टी थिएटर होता था, नाट्य संगीत के जो शोज होते थे, ये सिर्फ नाटक के माध्यम में चलता था। अब क्या हुआ, रेडियो आया, और लोगों को लगा अरे बाप रे, अभी तो रेडियो आ गया, अब नाटक बंद हो जाएगा। लेकिन नाटक बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। रेडियो आया, नाटक चल रहा। उसके बाद टीवी का जमाना आया, और लोगों को घर में बैठ के एंटरटेनमेंट मिलने लगी। क्या 101 सीरियल और 101 कलाकार आपको घर में बैठकर मिलने लगे। नाट्य कर्मियों को वापस लगा कि अरे अब तो गया, अभी तो नाटक देखने के लिए कोई नहीं आने वाला है, सब अपने घर में टीवी एंजॉय करने वाले। तो ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। फिल्म भी आई, फिल्म तो बहुत पहले से है, लेकिन खैर लोगों को लगा कि अच्छा चलो फिल्म आ गई, हिलता डुलता चित्र और पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज मिल रहा है, तो नाटक देखने की क्या जरूरत है, इधर तो नाच गाना, पूरा म्यूजिक और पूरा मजा रहता है, तो नाटक बंद पड़ जाएगा। लेकिन नहीं, नाटक बंद नहीं हो सकता, नाटक बंद नहीं हुआ है। लेकिन मतलब नाटक का जो ये विश्राम है, जो पॉज पीरियड है नाटक का, ये समय है हम सबको न्यू मीडिया को एक्सप्लोर करने का। अब न्यू मीडिया की मैं बात करूंगी, लेकिन जो एक हमारा एक प्री कंसीव्ड एक आइडिया होती है कि नाटक मतलब हम दर्शक बनकर बैठेंगे, नाट्य मंडली आएगी, अपनी अपनी प्रस्तुति करेगी और वो चली जाएगी। अभी ये जो हमारी प्री कंसीव्ड आइडियाज है, इस पर वापस सोच विचार करने के लिए ये न्यू मीडिया हमें प्रवृत्त कर रहा है। तो अब इसमें क्या क्या रेमेडीज हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती है, जरा उस पर चर्चा कर सकते हैं। मतलब ये प्रोबेबल रेमेडीज है, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि यही रेमेडीज है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी, इसकी जो उपाय योजना जो है, ये प्रोबेबल उपाय योजना है। तो उसमें सबसे पहले क्या हो सकता है, नंबर 1 ये हो सकता है कि इसमें वर्चुअल डिजिटलाइजेशन या वर्चुअल मीडियाटाइजेशन हो सकता है। यानी क्या, तो आप रंगकर्मी मिले, आप गायक कलाकार जो भी है वो संच मिले, और वो अपने कार्यक्रम को शूट कर ले, फिर उसको एडिटिंग टेबल पर लाए, उसको और एनहांस करे, और उसका एक खूबसूरत वीडियो बनाकर आप पोर्टल्स पर, मतलब सोशल मीडिया पोर्टल्स पर अपलोड करें, और लोग आपको देख सकते हैं, लोग आपसे रूबरू हो सकते। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप उसको टिकट भी लगा सकते हैं, अगर आपको उसमें से जनरेट करना ही है पैसे तो ये एक तरीका हो गया, मतलब वर्चुअल डिजिटलाइजेशन या वर्चुअल मीडियाटाइजेशन इसे हम कहते हैं, कि जो रिकॉर्ड किया और वो आपने किसी पोर्टल पे डाला। दूसरी बात जो हो सकती है वो होती है कि प्रीमियर शोज करना। अभी प्रीमियर शोज में क्या होता है कि आप एक निर्धारित समय दे देते हैं ऑडियंस को कि 6 बजे इस पोर्टल पे ये नाटक चलेगा या ये कॉन्सर्ट होने वाली है, तो दुनिया भर के लोग उसी समय पर एक साथ वहां पर इकट्ठे होते हैं, और आपको जो कलेक्टिव व्यूइंग का एक्सपीरियंस है वो प्रीमियर शोज के माध्यम से मिल सकता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पे लाइव कमेंट्स भी चल रहे होते हैं, तो दुनिया भर से कोई दूसरे देश से है, वो कोई डाल रहा है, कोई अपनी सब अपने अपने व्यूज रखते जा रहे हैं। कहीं तालियां, मतलब तालियां बजेगी नहीं, लेकिन ताली की इमोजीज हमें मिल सकती है। तो इस प्रकार से ये प्रयोग हो सकता है। उसके साथ साथ जो हम लोग स्वतंत्र थिएटर में हाल ही में प्रयोग कर रहे हैं वो है वर्चुअल लाइव थिएटर का। तो इसमें हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, क्योंकि थिएटर लाइव है, बिल्कुल सही बात है। तो उस लाइव को हमको लगा कि मीडियाटाइजेशन भी किया हमने नाटकों का, लेकिन हमको लगा कि लाइव जो नाटक है उसको लाइव ही रखा जाए, तो क्या किया जा सकता है। तो हमने वर्चुअल लाइव प्लेज लाए। तो इसमें क्या हो रहा है, हर कलाकार अपने घर में बैठा हुआ है। कोई छत्तीसगढ़ में है, लिटरली मैं बता रही हूँ, कोई बिहार में है, कोई झारखंड में है, कोई पंजाब में है। यहाँ ऐसे अलग अलग जगह पर हमारे कलाकार हैं, और वो अपने बैकग्राउंड्स पर काम करते हैं। उनका पीछे का बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, उनके कॉस्ट्यूम्स कैसे दिखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, म्यूजिक क्या होगा, इन सारी चीजों पर बहुत सफाई से काम किया जाता है। और जूम के माध्यम से हम उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या होता है, ऑडियंस को ऐसा आभास आता है कि ये सारे कलाकार एक ही जगह में बैठकर नाटक कर रहे हैं, और वो इतना सक्सेसफुल हुआ, हमको इतनी लार्जर ग्लोबल ऑडियंस मिली। कोई कनाडा से जुड़ा,
कोई आइसलैंड से जुड़ा, कोई यूके से जुड़ा, इतने सारे लोग शायद ही हम सोच पाते। कई ऐसे लोग जो नाटक लाइव देखना चाहते थे, लेकिन बुढ़ापा है, पैर दर्द होता है, या फिजिकल कंडीशंस किसी किसी की ऐसी है कि वो नाटक देखने नहीं आ सकते, तो वो लोगों तक हम लोग पहुंच सके। यानी एक ऐसा ऑडियंस जो हमें लगता था कि नहीं आ पाएगा, एक probable audience which we never thought would be able to come to us to watch a live play, we could connect to them also. That is the beauty of virtual live theater. और इसकी जो दो सहूलियतें हैं, जो दो चीजें मेरे ख्याल से बहुत मुझे प्रखर तरीके से ये फील हुआ कि एक तो क्या हुआ जी सर। हाँ हाँ, सॉरी, हाँ सॉरी इंटरप्शन। आपका नहीं नहीं, कुछ कह रहे थे आप। ना, मैं आपका फ्लो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है, लेकिन हमको समय को पाबंद रहते हुए चलना है, क्योंकि प्रोग्राम जो है अपना, एक मिनट, आपका आवाज गया। क्या क्या मेरा? हाँ बिल्कुल, मैं हूँ। मैं हाँ एक ही रेमेडी बताने वाली हूँ सर, उसके बाद हम लोग हाँ, क्योंकि प्रश्नोत्तर अभी ले सकते अपने हैं। पास इतने सारे आज व्यूवर आए हुए, उनको अगर कुछ डाउट आपसे पूछना है, उनसे अगर जी आप, जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको उनको उनको भी समय देना है। हाँ जी सर, जी हाँ। सर, एक ही बात करके रुक रही हूँ। और तो जाने माने लोग नागपुर से, शीला कुलकर्णी मैडम, डॉक्टर सलीम चौहान, मिस्टर शंतनु उत्तरवार, मिस्टर साक्षी उत्तरवार, मिस्टर विजय पुराणिक, और बहुत सारे जाने माने लोग आज ऑनलाइन है। और आपका लेक्चर सुनने के लिए तो इतनी भीड़ हुई है मैडम, आपको क्या बताऊं मैं। तो सर आपका ही है, मुझे लगता है कि आपकी पीआर टीम और आप इतने पॉपुलर हाँ, पर्सनालिटी है वहां पर, और जो मतलब जो सारे नाम लिए आपने उन सबको मेरा ये प्रणाम। जो सारे ये ये पर्सनालिटीज है जो या जिन्होंने समय निकाल कर मुझे सुनने के थैंक लिए यू मैडम, थैंक आप यू। लोग आए हैं, मेरा मतलब प्रणाम इतना स्वीकार करें। हाउसफुल वेबिनार, इतना हाउसफुल वेबिनार, मैं इतने वेबिनार में कंडक्ट किया हूँ, लेकिन दिस इज द मोस्ट हाउसफुल वेबिनार। इतना मतलब भीड़ यहाँ पे लोगों की हुई है। और ये सभी लोग जो है, और सहे दिल से संगीत के और कला के पुजारी है, मैं ऐसा मैं समझता हूँ। तो मैडम, अभी अपने पास आखिरी के 5 मिनट बचे हुए हैं, तो जी अगर, सर, जी हाँ, सर। तो अभी, हाँ, तो अब अभी एक ही अपने, पॉइंट में बोल के रुकती आप हूँ, बोल फिर लो, अपन अच्छा प्रश्नोत्तर करते हैं। आप बोल लो, फिर अपन, हाँ ओके, बोल लो। ठीक है। तो ये जो मैंने 3 तरीके बताए, मीडियाटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, उसके बाद प्रीमियर शोज और वर्चुअल थिएटर प्ले, इनकी सहूलियत मैं आपको बताती हूँ बस चंद शब्दों में। एक तो ये कि हम सभी जो इंटरकल्चरल तरीके से जुड़े, मतलब आसाम का आदमी देख रहा है कि मलयालम थिएटर में क्या चल रहा है, मराठी आदमी देख रहा है कि ओडिया नाटक में क्या चल रहा है। तो ये जो क्रॉस कल्चरल बैरियर्स है, जो कल्चरल एक्सचेंज हमारा सही मायने में हुआ है, मेरे ख्याल से अगर हम ये कोविड नहीं होता तो हम सभी अपने अपने काम में व्यस्त होते, और हमको समय ही नहीं मिल पाता है कि चलो कन्नड़ थिएटर में क्या चल रहा है, चलो मलयालम थिएटर में क्या चल रहा है। तो सभी लोगों ने क्योंकि वर्चुअल का इस्तेमाल करना चालू किया, एक कल्चरल एक्सचेंज एक सही मायने में हो गया। ये एक पहली सहूलियत। और दूसरी सहूलियत ये कि हमें लार्जर ग्लोबल ऑडियंस मिलने के चांसेस जो है वो भी दिखे। जैसे मैंने इस बात पर पहले ही प्रकाश डाला, मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो इसी बात पर मैं रुकती हूँ, और जो कोई भी प्रश्न है आप मुझसे पूछे, और मैं कोशिश करूंगी उसको जवाब देने की। और अभिजीत सर हमारे स्वतंत्र थिएटर के डायरेक्टर भी साथ में हैं, वेरी तो गुड, वेरी सर गुड, आप भी वेरी गुड। हमें भरते रहिए जो मैं दे रही तो बात तो ऐसी है मैडम, आपका वेबिनार 2 घंटे भी रहता तो हम 2 घंटे भी एंजॉय कर लेते। हूँ। अरे क्या सर, इतना थैंक यू, बढ़िया आपने बहुत तारीफ बोला कर है। रहे हैं आप मेरी। इतना नहीं, बहुत तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बातें मेरे तहे दिल से निकल रही है, तहे दिल, हृदय तल से निकल रही है मेरी, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट इट इज कमिंग। सो थैंक यू व्यूअर्स, वेरी। प्लीज यू मे आस्क इफ यू आर एनी having any question or anything to ask to our today's celebrity speaker, क्या सर, कोई आप सेलिब्रिटी है बड़े, मैं तो कहूंगी मैं तो मिस छोटी सी धनश्री है कलाकार। स्पीकर। सो प्लीज, शिलाताई, मिस्टर शंतनु उत्तरवार, मिसेस साक्षी उत्तरवार, डॉक्टर सलीम सर, कुछ पूछना है तो पूछो। मिस्टर विजय पुराणिक सर। Hello, हाँ, hello. I am Dr. Salim Chavan. नमस्ते सर। Madam, namaste. Good evening. गुड इवनिंग। Your presentation was really wonderful presentation, and you explain about the dramas and movies and after COVID. So how these fields are affected. So you explained very nicely, madam.
मैडम आज भी ये जो नाटक है, तो नाटक के बहुत सारे लोग दीवाने हैं, क्योंकि नाटक में जो लाइवलीनेस रहता है वो मूवीज में नहीं रहता है। मूवीज में जो भी शूटिंग होता है वो रिटेक वगैरह करके जो सीन बनते हैं, शॉट्स बनते हैं, लेकिन नाटक में जो लाइव जो परफॉर्मेंसेस रहते हैं तो एक अलग बात है नाटक की। तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी तरीके से आज का प्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है, और कोई है कुछ बोलना है मैडम से? फिर मैडम 2 मिनट बाद यहाँ से अभी स्क्रीन से गायब हो जाएंगी। मैडम को अपने को फोन करना पड़ेगा, वो भी वीडियो कॉल करना पड़ेगा, तब भी मैडम दिखेगी अपने को। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ मैडम को लाइव। हाँ सर, सर से मेरी फोन पे और ज्यादा व्हाट्सएप पे ही बात हुई और हम लोग रूबरू पहली बार हुए। मैडम आपसे मिलके काफी खुशी हुई और बहुत सारी बातें आपसे जानने को मिली। यह मिस्टर नाट्य, थैंक यू। हाँ, आई एम शंतनु उत्तरवार फ्रॉम यवतमाल। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। आई एम यंगर ब्रदर ऑफ डॉक्टर संजय उत्तरवार। Oh, is it? Okay, okay, okay. क्या बात है, क्या बहुत खुशी हुई It was आपसे। very nice to talk to you, listen to you, and we get lots of information about your field. Actually, I am having very little knowledge, but I enjoyed your webinar. Thank you, thank you very much. very good, very good. शीला ताई, धनश्री, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। इतने सारे रिनाउंड और टॉरी पीपल नागपुर के आज हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, और सम पीपल आर फ्रॉम मुंबई, सम फ्रॉम बड़ौदा, आल्सो हियर। सो इतने एक्साइटमेंट थी सब में धनश्री मैडम को सुनने के लिए, और मैंने इस तरीके से उनको बोला था कि अगर आपने ये मिस कर दिया तो मैं आपको यूट्यूब दे दूंगा। तो तो आए हैं। नहीं, बहुत अच्छा रहा, और अगर समय होता तो और बातचीत करने में मजा आता, लेकिन समय को पाबंद रखते हुए मैं तो नाटक विषय दे दो तो मैं। यस, बिल्कुल सही। और बात यही है, समय की कमी हरदम होना चाहिए, तो आगे की चाह लगी हुई रहती है। क्या बात है, ये तो सही है। हाँ, तो हम फिर से आपका एक आध बार फिर से लेंगे अगले हफ्ते में, उसके अगले हफ्ते में नए टॉपिक में, और आपके साथ में जो आपके सर है उनका भी लेंगे हम, है ना। वो सर अपने सारेगामा ग्रुप में है, ही इज मेंबर ऑफ और सारेगामा ग्रुप। यस यस यस, उनका भी लेंगे हम। तो अभी हमारा समय खत्म हो रहा है, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने यहाँ पे अपने मौल्यवान समय दिया और आज का वेबिनार अटेंड किया, और स्पीकर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को सम्मान